हेलो दोस्तों, एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपन लोग अपना फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। अपन लोगों ने अपनी पहली क्लास के अंदर देखा था दोस्तों, और वो क्या देखा था, अपन लोगों ने आम के बारे में अपन लोगों ने बातें की थी। आम के अंदर दोस्तों अपन लोगों ने उसके वानस्पतिक वर्गीकरण, उसके अंदर उसकी जो अपनी भूमि, किस तरह की भूमि की आवश्यकता होती है, उसकी उपयुक्त या फिर उन्नत जो किस्में होती हैं उनके बारे में, उसमें प्रवर्धन की विधि, उसके अंदर जलवायु, इन सब विधियों के बारे में अपन लोग, इन सब चीज़ों के बारे में अपन लोगों ने बातें की थी। अब अपन लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं दोस्तों, अपनी जो नेक्स्ट इसके अंदर जो पॉइंट आता है वो क्या है। तो देखिए दोस्तों, अब अपन लोग देखेंगे इसमें पौधे लगाने की विधि, प्लांटिंग मेथड। आम के अंदर अपन लोग पौधे किस तरह से लगाएं। उन्नत विधियों द्वारा प्रवर्धित किए गए पौधों का वर्षा ऋतु यानी कि जुलाई अगस्त में रोपण किया जाना चाहिए। यानी कि ये बोल रहा है प्लांटिंग। प्लांटिंग कब करेंगे दोस्तों अपन लोग, तो आपको पूछे जाए आम में, आम के पादपों का प्लांटिंग की या फिर अपन लोग पौध लगाने का उपयुक्त समय क्या होता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, वर्षा ऋतु या फिर जुलाई अगस्त, यानी कि जुलाई से अगस्त। तो आम में पौध रोपण का समय तो क्या होगा दोस्तों, अब जुलाई से अगस्त। तो आपको अच्छे से याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, उद्यान को समतल कर लेंगे, बिल्कुल भी। गार्डन को अपन लोग क्या रखेंगे दोस्तों, एकदम समतल कर लेंगे, पाटा वगैरह चला के लेवलर से। रोपाई के लिए एक महापूर्व अपन लोगों ने गड्ढों के अंदर पढ़ा था। रोपाई के अंदर अपन लोग सामान्यतः एक महीने पूर्व 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर के, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर आकार के अपन लोग गड्ढे करेंगे। और सामान्यतः गड्ढे 10 इंटू 10 मीटर की दूरी पर खोदकर खुले छोड़ देंगे। यानी कि एक जो गड्ढा खोदेंगे ना दोस्तों, उसका सामान्यतः आकार क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर। और उसके बाद अगर अपन लोग बात करें दो गड्ढों के बीच की दूरी क्या होगी दोस्तों, तो वो होगी क्या अपनी 10 इंटू 10 मीटर, यानी कि हर एक गड्ढे के मध्य की दूरी 10 से 10 मीटर होगी। ठीक है दोस्तों। और इनको अपन लोग क्या कर देंगे दोस्तों, खुला छोड़ेंगे। तो मैंने वो भी बताया था, 1 महीने खुला क्यों छोड़ रहे हैं, खुला इसलिए छोड़ रहे थे तो क्या कि सूर्य की किरणें इसके ऊपर आए, इसका तापमान बढ़े, इसके अंदर कोई हानिकारक सूक्ष्म जीव है तो वो मर जाए, डिलीट कर रहे थे अपन लोग। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। प्रत्येक गड्ढे में 25 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद, यानी कि गोबर की खाद कैसी होनी चाहिए, पूर्ण रूप से सड़ी हुई, उसके अंदर बिल्कुल भी कच्चा गोबर या फिर अवशिष्ट नहीं होना चाहिए। और वो भी कितना दोस्तों, एक गड्ढे के अंदर लगभग कितनी, 25 किलो। तो आपको याद रखना है, 25 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद तथा 1 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट। ठीक है दोस्तों। एसएसपी 1 किलोग्राम क्या आएगी दोस्तों अपनी, एसएसपी। तथा 50 से 100 ग्राम क्यूनुलफोस। ठीक है, क्यूनुलफोस कितना दोस्तों अपना, 50 से 100 ग्राम। तथा 1.5% चूर्ण मिट्टी में अच्छी तरह कर मिलाकर गड्ढा पुनः भर देवें। तो आपको पूछा जा सकता है, आम के अंदर गड्ढे के अंदर क्या क्या चीजें भरी जाती है, तो आपको याद रखोगे, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद 25 किलो, और एक गड्ढे की बात हो रही है दोस्तों, और सुपर फॉस्फेट 1 किलो, 50 से 100 ग्राम। दीमक नहीं है इसके लिए, क्यूनोलफोस। और 1.5% चूर्ण मिट्टी का अपन लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसमें मिला देते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए, संकर किस्मों को कम दूरी पर लगाया जा सकता है। तो आपको पता है संकर किस्में यानी कि हाइब्रिड वैरायटी है, तो उसमें बढ़िया लक्षण होंगे। और उसे अपन लोग कम दूरी पे क्यों लगा पाएंगे, क्योंकि दोस्तों उनके आकार क्या होगा, कम होगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है आम्रपाली या अन्य पौधे किस्में 2.5 इंटू 2.5 मीटर की दूरी पर लगा सकते हैं। तो आपको पूछे आम में कौन कौन सी बोनी किस्म होती है, तो आप याद रखोगे मुख्य रूप से कौन सी, आम्रपाली। इसे अपन लोग 2.5 इंटू 2.5 मीटर की दूरी पे लगा सकते हैं। आपको पूछे दशहरी को, दशहरी को भी अपन लोग दोस्तों सामान्यतः 5 इंटू 5 मीटर की दूरी पर लगा सकते हैं। तो आपको ये दोनों किस्में अच्छे से याद रखनी है। देखिए आपसे पूछा जा सकता है, आम की बोनी किस्में, बोनी किस्मों के बारे में बताओ। अब बोनी किस्में हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं पास पास लगाई जाएगी। सबसे पहली कौन सी है दोस्तों, आम्रपाली। कौन सी है दोस्तों, आम्रपाली। सामान्यतः जो देखिए दोस्तों, तो अपना सामान्य आम होता है उसमें पौधरोपण दूरी कितनी है, सामान्य आम में पौधरोपण दूरी कितनी है दोस्तों, तो वो है अपनी कितनी, 10 इंटू 10 मीटर। कितनी है, 10 इंटू 10 मीटर। लेकिन इसकी बोनी किस्म है आम्रपाली, उसमें कितनी है दोस्तों, तो वो है कितनी, 2.5, यानी कि 2.5 इंटू 2.5 मीटर। तो कहीं ना कहीं ये दोस्तों सघन रोपण के काम आ रही है। एक और किस्म देखिए अपन लोगों ने दोस्तों अभी, दशहरी। तो आपको पूछे आम में दशहरी किस्म की पौधरोपण दूरी, तो याद रखोगे आप लोग दोस्तों कितनी, 5 इंटू 5 मीटर। कितनी दोस्तों, 5 इंटू 5 मीटर।
तो आपको याद रखना है, अगर आपको आम के बाग में सघन रोपण करना है तो आप आम्रपाली और अपनी दशहरी किस्म काम में ले सकते हो। अगर आपको बहुत ज्यादा सघन रोपण करना है तो आप आम्रपाली को प्राथमिकता दोगे। ठीक है, यही बात आपको यहाँ पर समझाई गई थी जो कि अपन लोगों ने अभी जस्ट देखी है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, वो है अपना क्या, खाद एवं उर्वरक, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अपन लोग देखें, जो अपन लोग आम का बाग लगा रहे हैं, वर्ष दर वर्ष अपने को क्या देगा दोस्तों, फलन देगा। तो उसके अंदर भी आम के पौधे को भी तो अच्छा पोषक तत्व वगैरह सब चाहिए ना दोस्तों। तो उसके लिए अपन लोग क्या देंगे, उसे भोजन देंगे। भोजन किस रूप में, खाद व उर्वरक के रूप में। देखते हैं, आम की उचित बढ़वार के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद एवं उर्वरक एवं अन्य पोषक तत्वों का प्रयोग आवश्यक होता है। अधोलिखित तालिका, यानी कि अभी अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एक तालिका देखेंगे, एक सारणी देखेंगे। अधोलिखित तालिका के अनुसार आम के वृक्षों में खाद देनी चाहिए। ठीक है, अभी गोबर की खाद को दिसंबर तथा सुपर फोस्फेट व म्यूरेट ऑफ फोस्फेट को जनवरी माह में देना चाहिए। तो आपको याद रखना है, जो गोबर की खाद है इसे कब देंगे अपन लोग, दिसंबर महीने में। और सुपर फोस्फेट या फिर म्यूरेट ऑफ फोस्फेट है उसे कब देंगे दोस्तों, जनवरी महीने में देना चाहिए। जबकि दोस्तों जो अपनी नाइट्रोजन होती है ना, नाइट्रोजन, उसकी आधी मात्रा तो फूल आने के बाद देंगे अपन लोग, और शेष आधी मात्रा फल तोड़ लेने के बाद देनी चाहिए। जिंक की कमी होने पर, यानी कि जस्ते की कमी होने पर अपन लोग क्या करेंगे दोस्तों, 0.3% जिंक सल्फेट के 3 छिड़काव पुष्पन के पश्चात करेंगे। अब इसको अपन लोग थोड़ा सारणी से समझ लेते हैं, बिल्कुल आसान सा है दोस्तों ये। देखिए यहाँ पर आपको दी गई है खाद एवं उर्वरक की सारणी। एक तरफ यहाँ पर लिखा गया है खाद व उर्वरक, यानी कि मैन्योर और फर्टिलाइजर के बारे में बताया गया है। यहाँ पर मुख्य रूप से खाद कौन सी है दोस्तों, अपनी गोबर की खाद। ठीक है, जब अपना पौधा 1 वर्ष का हो जाएगा तब अपन लोग कितनी गोबर की खाद देंगे, कितना सुपर फोस्फेट देंगे, कितना म्यूरेट ऑफ पोटास देंगे, और कितना यूरिया देंगे। यूरिया से दोस्तों यानी कि नाइट्रोजन कितना देंगे अपन लोग। ठीक है, फिर द्वितीय वर्ष दिया गया है, फिर तीसरा, फिर चतुर्थ, फिर अपना 5 वर्ष व बाद में, यानी कि जो अपन लोग 5वें वर्ष से देखेंगे ना, वो तो देखिए दोस्तों, अपना जो जब तक बाग रहेगा ना तब अपने को यही क्वांटिटी सेम डिट्टो यही क्या करनी है, हर वर्ष अपने को पौधे को देनी है। अब देखते हैं दोस्तों, जब अपना पहला साल होगा ना दोस्तों, जब अब मैंने बाग लगाया और बाग में जो मेरा आम का जो वृक्ष है दोस्तों, वो कितना 1 साल का हो गया, यानी उसका पहला साल चल रहा है, तब उसमें गोबर की खाद कितनी डालूंगा मैं, प्रथम वर्ष डालूंगा कितनी दोस्तों, 15 किलो। यहीं पर मैं सुपर फोस्फेट 0.25 किलो, और म्यूरेट ऑफ पोटास मुझे स्टार्टिंग के 3 वर्षों तक नहीं देना है दोस्तों। अपने को स्टार्टिंग के 3 वर्षों तक एमओपी नहीं देना है। और यहीं पर दोस्तों यानी कि अपनी यूरिया है वो भी 0.25 kg, यानी कि लगभग 250 ग्राम के आसपास प्रति गड्ढे के अंदर डालनी है दोस्तों। ये किसके अंदर डालनी है, प्रति गड्ढे के अंदर यह क्वांटिटी दे रखी है। अब 2 वर्ष का हो गया पौधा, तो 30 किलो तो क्या डालेंगे दोस्तों अपन लोग, गोबर की खाद, और 0.25 kg यानी कि लगभग 500 ग्राम के आसपास सुपर फोस्फेट, और म्यूरेट पोटास मैंने आपको बता दिया 3 वर्षों तक नहीं देना होता, और यूरिया अपनी 0.75। यहीं तृतीय वर्ष में गोबर की खाद 45 किलो, और ये अपना 0.75 किलो क्या है दोस्तों, सुपर फोस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास नहीं देना है, और यूरिया है वो दोस्तों 0.75 किलो अपने को डालनी है। अब देखिए दोस्तों, जब अपना चौथा वर्ष है, यहाँ पर फिर से मात्रा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी दोस्तों, हर साल ये मात्रा क्यों बढ़ रही है, क्योंकि अपना वृक्ष है वो बड़े आकार का होता जा रहा है, कहीं ना कहीं उसका साइज है वो बढ़ रहा है, तो उसे भोजन की ज्यादा आवश्यकता है ना, तो उसी आधार पर ये चीजें बढ़ रही है। चौथे वर्ष में लगभग 60 किलो के आसपास क्या हो जाएगी दोस्तों, अपने को एक गड्ढे के अंदर गोबर की खाद आवश्यक होगी। और सुपर फोस्फेट जिएगा दोस्तों अपने को लगभग 1 किलो के आसपास, और म्यूरेट ऑफ पोटास अब देंगे दोस्तों अपन लोग कितना, 0.25 kg यानी कि 250 ग्राम के आसपास। ठीक है दोस्तों, और यूरिया देंगे लगभग 1 किलो के आसपास। ठीक है, अब देखते हैं अपन लोग 5वां वर्ष, यानी कि अब देखो 4 वर्ष पूर्ण हो गया, अब जो 5वां साल लग गया ना, इसके बाद अपन लोग जब तक अपने को फल उत्पादन लेना है ना दोस्तों, तब तक अपन लोग ये सेम क्वांटिटी डालते रहेंगे। 5 वर्ष में बाद में 75 किलो गोबर की खाद, 1 किलो दोस्तों डालेंगे अपन लोग क्या, सुपर फोस्फेट, 0.50 किलो डालेंगे अपन लोग क्या, म्यूरेट ऑफ पोटास, और 1.25 किलो डालेंगे क्या, प्रति गड्ढे के हिसाब से यूरिया। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, जो गोबर की खाद है ना दोस्तों, अपन लोग चाहे 1 वर्ष का हो, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, या फिर कितने भी वर्ष का अपना पौधा हो, उसे अपन लोग कब देंगे दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। गोबर की खाद अभी लोग अपन लोगों ने देखा था कब देंगे, दिसंबर महीने में। कब देंगे, दिसंबर में,
जबकि अपनी जो क्या होती है दोस्तों सुपर फॉस्फेट होती है वो देंगे कब, जनवरी में। और अपना जो म्यूरेट ऑफ पोटाश होता है वह भी कब देंगे, जनवरी में। प्रारंभ के 3 वर्ष तक म्यूरेट ऑफ पोटाश दिया नहीं था, लेकिन बाद में जनवरी में। अब देखिए यूरिया, आधा भाग फूल आने के बाद वह शेष जून में। देखिए आधा भाग जो इस क्वांटिटी का कब देंगे दोस्तों अपन लोग, जैसे कि मैं बात करूं 1.25, यानी कि 5 वर्ष से इससे बड़ा अपना पौधा हो गया तो इसका आधा भाग है ना, अपन लोग 1 साल में देंगे इसको 1.25 kg यूरिया। उसका आधा भाग यानी कि लगभग 1250 ग्राम का आधा कितना होगा दोस्तों, तो देख लेते हैं अपन लोग कितना हुआ, 625। 625 ग्राम तो अपन लोग कब दे देंगे, फूल आधा भाग फूल आने के बाद, ठीक है। बाकी का कब देंगे दोस्तों, शेष दे देंगे अपन लोग जून के अंदर। कब दे देंगे दोस्तों, जून माह के अंदर लगभग, यानी कि फल आने वाले होंगे तब। तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। और आपको पूछा जा सकता है आम के अंदर खाद व उर्वरक किस तरह से देंगे, तो आप लोगों को यह सारणी अच्छे से याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों ट्रेनिंग और प्रूनिंग। बहुत बढ़िया आ गया अभी, ये क्या आ गया, ट्रेनिंग और प्रूनिंग। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, यानी पीछे के लेक्चर में बता रखा है ट्रेनिंग क्या होती है। सामान्यतः एक बार के लिए और देख लेते हैं ट्रेनिंग क्या होती है दोस्तों। जब मेरा पौधा छोटा होता है ना, उसकी शुरुआती अवस्था होती है, तब अपन लोग क्या चाहते हैं, उसे अच्छा आकार व आकृति दें। क्या दें दोस्तों, एक बढ़िया साइज व शेप अपन लोग उसे दें। तब अपन लोग दोस्तों क्या करते हैं, उसके अंदर जो कांट छांट करते हैं उसे तो बोलते हैं दोस्तों ट्रेनिंग, यानी कि संधाई। अच्छा आकार व आकृति देने के लिए जो कांट छांट है प्रारंभिक अवस्था में की गई, लेकिन जीवन भर अपन लोग जो कांट छांट करेंगे उसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि पौधे के अंदर कोई ऐसी शाखा हो जहां से उत्पादन नहीं मिल रहा, या फिर पौधे में कोई ऐसी शाखा है जहां पर रोग लग गया, उनको अगर अपन लोग काटते हैं, और ये कटाई जीवन भर चलती रहती है आपको पता है, उसे बोलते हैं प्रूनिंग। अब अपन लोग देखते हैं आम के अंदर ट्रेनिंग व प्रूनिंग। देखिए पौधे को उचित आकार देने हेतु कटाई छटाई अति आवश्यक है, ठीक है। यदि पेड़ की शाखाएं अधिक नीचे से निकल रही है तो उससे कटाई छटाई करके हटा देना चाहिए। पौधे को सही आकार देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मुख्य तने से 75 से 100 सेंटीमीटर ऊंचाई तक शाखाएं नहीं निकले, और आगे अलग अलग दिशाओं में मुख्य शाखाओं के बीच में 20 से 25 सेंटीमीटर के अंतर रहें। ऐसी शाखाओं को आपस में एक दूसरे के समांतर जा रही हो तो काट देना चाहिए। देखिए इसमें डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये क्या है अपना दोस्तों, आम का पेड़ है, और ये क्या है इसका मुख्य तना, और ये नीचे क्या आ गई इसकी जड़ें, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये बोल रहा है अगर आम के पेड़ में देखिए नीचे से शाखा आ गई, बिल्कुल अगर बिल्कुल नीचे से, यानी कि लगभग आपको क्या याद रखना है दोस्तों, ये जो आम का पौधा है ना दोस्तों, इसमें भूमि से लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर, कितना दोस्तों, 75 से 100 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक, यहाँ तक ये मान लीजिए आप लोग। ये लीजिए भी मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। ये ऊंचाई मान लीजिए मिट्टी के पास से कितनी है, लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर। तो आपको याद रखना है इस 75 से 100 सेंटीमीटर मर्दा की ऊंचाई तक आम के फल वृक्ष में जो शाखाएं आती है इस बीच के अंदर लगभग है, तो उन्हें अपन लोग क्या करेंगे दोस्तों, हटा देंगे। क्या करेंगे, उन्हें हटा देंगे, ठीक है। इन्हें हटा दिया। अब क्या बोला गया है, अब जो बाकी की शाखाएं आई है ना दोस्तों, जैसे कि ये मैंने क्या रख ली, इसके अंदर अन्य शाखाएं 2 या 4 शाखाएं थी। अब ये जो 2 शाखाएं होती हैं दोस्तों, इनके बीच में भी कितना डिफरेंस होना चाहिए, कम से कम है 20 से 25 सेंटीमीटर का, कितना, 20 से 25 सेंटीमीटर का अंतराल तो इन दोनों शाखाओं के मध्य भी होना चाहिए। बिल्कुल भी एक अच्छी कैनोपी बने, एक अच्छा आकार बने। अच्छा आकार बनेगा तो कहीं ना कहीं अपना जो पौधा है वो दोस्तों मजबूत होगा। क्या होगा, वो मजबूत सुडौल दिखाई देगा, ठीक है। विपरीत परिस्थितियों से कहीं ना कहीं ये बचा रहेगा। इस वजह से अपन लोग इस तरह की आकार आकृति ध्यान रखते हैं। तो आपसे पूछा जाए आम में कटाई व छटाई यानी कि ट्रेनिंग व प्रूनिंग पर प्रकाश डालिए या फिर इसका वर्णन कीजिए, तो आप लोग बता दोगे आम में कटाई छटाई किस तरह से की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों अपना सिंचाई, इरिगेशन और निराई गुड़ाई, इंटरकल्चर यानी कि अंतः क्रियाएं। देखिए देखते हैं। आम के बाग में वर्षा ऋतु को छोड़कर गर्मियों में प्रति सप्ताह तथा शीत ऋतु में 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। यानी सीधी सी बात है भी, अगर गर्मियां है ना तो 5 से 7 दिन के अंदर अपने को क्या करनी है, बाग के अंदर गड्ढों के अंदर पानी देना है। अगर सर्दियां चल रही है, शीत ऋतु है, तो 15 दिन बाद, क्योंकि आपको पता है गर्मियों में क्या होता है दोस्तों, गर्मी ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है। पौधे को अपना जो तापमान होता है उसे नियंत्रित करने के लिए कहीं ना कहीं पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो इस वजह से अपन लोग गर्मियों में तो जल्दी जल्दी पानी दे देंगे लगभग 1 सप्ताह के अंदर, और सर्दियों में ये चीजें क्रियाएं जो होती है थोड़ी क्या होती है दोस्तों, स्लो या फिर धीरे होती हैं। अपन लोग 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए।
परंतु नए लगाए गए पौधों को बरसात के मौसम को छोड़ करके 3 से 4 दिन के अंतराल पर सींचना चाहिए। अब देखिए छोटे पौधे हैं, आपको पता है दोस्तों उनकी जड़ें ज़्यादा गहराई में गई नहीं है, तो उनको दोस्तों आपको पता है कहीं ना कहीं जल या फिर नमी अवशोषित करने में क्या होगी, कठिनाई होगी। तो अपन लोगों बस 3 से 4 दिन के अंदर उनको क्या कर देंगे दोस्तों, पानी देते रहेंगे। और ऐसी स्थिति अगर वर्षा के समय में आती है तो अपने को ज़्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है। फल बनते समय भूमि में पर्याप्त नमी होना आवश्यक होता है, ठीक है भी, परंतु फूल आने से फल बनने तक सिंचाई नहीं करनी चाहिए। अब देखो अगर फल बन रहे हैं यानी कि फूल आए, फूल बाद में किस उनके अंदर क्या हुआ दोस्तों, परागण हुआ, निषेचन हुआ, अब फल बन रहे हैं, कहीं छोटे छोटे फल आ गए, उस टाइम तो पानी अपने को क्या देना है दोस्तों, फल बनते समय पर्याप्त नमी या फिर पानी की आवश्यकता क्या होती है दोस्तों, होती है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो दोस्तों, फूल आने से फल बनने तक यानी कि फूल आए थे और जो फल बनने तक बीच का जो समय होता है उसके अंदर सिंचाई नहीं करनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। आम के बगीचों को खरपतवारों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए व भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। अपने को खरपतवार जहीं भी दिखे उसे काट लो, उखाड़ दो, हैंडोइंग कर लो, हाथ से उठा दो, उखाड़ दो दोस्तों उससे। आम के बगीचों में प्रतिवर्ष 2 से 3 जुताई करके खरपतवार रहित कर देना चाहिए, ठीक है भैया, आसान सा है। आम के बगीचों में प्रारंभिक 3 से 4 वर्ष तक अंतः फसलें उगाई जा सकती है, यानी कि उनके बीच में अपन लोग अन्य कोई फसल लगा सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है लगभग 5 साल, 4 से 5 साल लगेंगे पहली फ्रूटिंग के अंदर, पहले फलन के अंदर। तो अपन लोग अगर अतिरिक्त आय प्राप्त करना चाहते हैं, अतिरिक्त उत्पादन चाहते हैं, भाई इतने समय तक मैं वेट नहीं कर सकता, तब अपन लोग क्या करेंगे दोस्तों, अंतर फसलें लगा लेंगे। अंतर फसल उगाने से कृषकों को अतिरिक्त आमदनी, ये लोग भी यही बात कर रहे थे अपन लोग, तो अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होने के साथ साथ आम के पौधों का रख रखाव भी अच्छी तरीके से हो जाता है। अतः फसल हेतु हो सके तो दलहनी फसलों का उपयोग करें। भाई अब दलहनी फसलों वाला कॉन्सेप्ट तो अपने सबको पता है, अगर दलहनी फसलें लगाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, मिट्टी के अंदर है जो नाइट्रोजन होती है उसकी मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले वहां पर क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं इनकी जड़ों के अंदर, ठीक है, जिसे अपन लोग राइजोबियम के नाम से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने को कौन सी फसल लगानी है दोस्तों, दलहनी फसलें लगानी है, तो नाइट्रोजन वाला अपना लफड़ा या फिर इसकी जो कमी होती है कहीं ना कुछ तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब दलहनी फसलों के रूप में अपन लोग किस किस को उपयोग कर सकते हैं, ग्वारफली है अपनी, ठीक है भी, लोबिया को हटा देते हैं, ग्वारफली, लोबिया, मूंग, उड़द, मटर, चना व दलहनी फसलें, ठीक है। अगर आपको अंतर फसल के रूप में लगाना है तो आप मुख्य रूप से प्रायोरिटी या फिर मुख्य रूप से किन्हें लगाओगे आप लोग दोस्तों, तो ग्वारफली, लोबिया, मूंग, उड़द, मटर, यानी कि लगभग दलहनी फसलें इन्हें लगाएंगे अपन लोग। अब सब्जियों की बात करें अपन लोग तो सब्जियों में लगाएंगे क्या दोस्तों, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, बैंगन, भिंडी, यानी कि मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो सोलेनेसी कुल की जो सब्जियां होती है उन्हें अपन लोग आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अपन लोग जो अपनी पत्ता गोभी होती है, फूल गोभी, उसे लगा सकते हैं। फूलों में लगाएंगे तो दोस्तों गेंदा। अब गेंदे से क्या फायदा हुआ दोस्तों, गेंदा जो होता है ना दोस्तों, की जड़ों से एक रसायन निकलता है अल्फा टर्टेनियो, बस आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर से सुन लो, इसे मतलब मजे आ जाएंगे सुन के। गेंदा क्यों लगाएंगे दोस्तों अपन लोग, गेंदा लगाएंगे ना तो एक फायदा हो जाएगा, अभी जो भूमि के अंदर जो नेमेटोड होता है ना, सूत्रकृमि होता है, उसकी वृद्धि को रोक देता है। तो भी गेंदा फूलों के अंदर बेस्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, गेंदा, ठीक है। रजनीगंधा, ग्लेडियोलस, मसालों के अंदर अपन लोग मिर्ची लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे, प्याज, लहसुन, अदरक आदि अपन लोग अंतर फसल के रूप में लगा सकते हैं। तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है आम में अंतर फसल के रूप में किन किन सब्जियों को, किन किन अपन लोग फसलों को यानी क्रॉप्स को, किन किन फूलों को अपन लोग उपयोग में ले सकते हैं। अब आगे आता है दोस्तों अपना पौध संरक्षण, यानी कि पौधे को अपन लोग किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में देखेंगे। इसके अंदर मुख्य रूप से कौन कौन से कीट लगते हैं, कौन कौन से इसके अंदर दोस्तों अपने रोग लगते हैं, इन सब चीजों के बारे में अपन लोग देखेंगे। तो देखिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आम की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न कीट व व्याधियां निम्नलिखित है। आपको यहाँ पर एक सारणी दी गई है, एक तरफ कीटों का दोस्तों नाम लिखा गया है, दूसरी तरफ उनके बारे में जनरल विवरण है। प्रबंधन यानी कि इनको अपन लोग किस तरह से रोक सकते हैं, यानी इसका प्रबंधन। देखिए इसका पहला और सबसे मुख्य कीट आया अपना दोस्तों कौन सा, मिली बग, क्या है दोस्तों, मिली बग। अब आप दोस्तों देखिए
पूछा जा सकता है जो मिली बग होता है इसका जूलॉजिकल या फिर साइंटिफिक नेम क्या होता है। जो मिली बग होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तब आप लोग क्या बताओगे दोस्तों, डोरसिका मेंजिफेरा या फिर डोरसिका मेंजिफेरा क्या होता है दोस्तों, इसका अपना जनरली साइंटिफिक नेम होता है। तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। अब देखिए ये मिलीबग किस तरह से नुकसान पहुंचाए तो देखते हैं। इस कीट की निम्फ यानी कि इसकी कौन सी अवस्था है जो नुकसान पहुंचाती है दोस्तों, तो वो निम्फ। आपको याद रखना है मिलीबग की निम्फ अवस्था नुकसान पहुंचाती है। मुलायम टहनियों, पुष्पक्रम तथा छोटे फलों के डंठलों पर एकत्रित होकर रस चूसते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों, इसके जो निम्फ होते हैं ना, जो अपनी जो कोमल कोमल टहनियां होती है, जो इनफ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम होते हैं, गुच्छे के अंदर जो फूल लगे हुए होते हैं, तो छोटे छोटे मुलायम फल होते हैं ना दोस्तों, इनका क्या करते हैं ये रस चूसते रहते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों इससे अपन लोग किस तरह से बच सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों इसका जो निम्फ होता है ना वो क्या करता है, जनरली उसकी ग्रोथ होती है वो मिट्टी के अंदर होती है, नीचे वाले में हिस्से में होती है, मर्दा के अंदर। ठीक है। यहाँ से ये कि दोस्तों क्या करते हैं, धीरे धीरे ये जो अपना तना होता है ना इसके सहारे चढ़ते हैं और पौधे के जो वायवीय भाग होते हैं वहां पर जा करके जो अपने नई नई शाखा है, फूल है यानी कि पुष्पक्रम है, नए नए उगे हुए फल होते हैं ना दोस्तों, उनके ऊपर जा करके उनका रस चूसते हैं। यानी कि ये था इंसेक्ट, ये यहाँ से तने के सहारे चढ़ा और यहाँ पे इस फल पे आ गया और इसका क्या कर रहा है दोस्तों, यह है रस चूस रहा है। क्या कर रहा है, यह रस चूस रहा है। तो देखो दोस्तों अपन लोग इसे कैसे रोक सकते हैं, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसे मैं पेड़ के ऊपर चढ़ने ही नहीं दूँ। क्या करूँ दोस्तों, मैं इसे पेड़ के ऊपर चढ़ने ही नहीं दूँ तो मैं रोक सकता हूँ। तो देखिए अब अपन लोग सारे जो उपाय देखेंगे ना कहीं उनका मोटो यही होगा। अब देख लेते हैं अपन लोग इसका प्रबंधन। देखिए पेड़ के तने के चारों ओर पॉलीथीन की ग्रिस लगी 30 से 40 सेंटीमीटर लंबी चौड़ी पट्टी जमीन से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे लगाएं। देखो भाई ये आसान सी लैंग्वेज में बताऊं ये क्या बोल रहे हैं। ये अपने को कीटों के ऊपर इन निम्फ को ऊपर नहीं चढ़ने देना है, तो अपन लोग क्या करेंगे, लगभग यहाँ से 30 से 40 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी लेके आएंगे। ये लो भी मैं एक चौड़ी पट्टी लेके आया और लगभग देखिए दोस्तों कितनी ऊंचाई पर, 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर मैंने क्या किया, इसे बांध दिया। ये लो यहाँ पर बांध दिया और मैंने इस पर क्या लगाया था दोस्तों, ग्रीस। ग्रीस क्या है, चिकना। अब भाई ये जो निम्फ था इसका धीरे धीरे इसके ऊपर चढ़ रहा था तो इस चिकनी अवस्था पे आया, आते ही नीचे गिर गया। आते क्या गिर गया दोस्तों, नीचे गिर गया, तो ऊपर वाले हिस्सों में नहीं जा पाया, यानी इसके वायवीय हिस्सों को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया दोस्तों, उपाय हो गया। और इसे अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्री बाइंडिंग। क्या बोलते हैं, ट्री बाइंडिंग। ठीक है। तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। तो आपको पूछे ट्री बाइंडिंग किसके लिए की जाती है, तो आपको याद रखिएगा इसके लिए करते हैं अपन लोग, मिली बग इंसेक्ट के लिए करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अपन लोग क्या कर सकते हैं, दिसंबर का जो महीना होता है उसमें खेत की जुताई करें। खेत की जुताई करेंगे दोस्तों, इससे क्या होगा, जो अपनी मिट्टी के अंदर जो ये निम्फ है ये खत्म हो जाएगा। यदि पेड़ पर मिली बग चढ़ गई हो, ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों अपन लोग, इमाइडो क्लोप्राइड क्लोप्रिड 30.5 HC 1 से 1.5 ml दवा प्रति 3 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे। तो अपन लोग ये देखिए जो अपने को रसायन दिया गया है इमिडाक्लोप्रिड, उसकी लगभग दोस्तों कितनी, 30.5 HC जो मात्रा होती है उसे लगभग अपन लोग 1 से 1.5 ml उसकी क्वांटिटी लेंगे और 3 लीटर पानी के अंदर घोल बनाएंगे। उससे अपन लोग क्या करेंगे, पौधे के ऊपर छिड़काव कर देंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो चढ़ा हुआ निम्फ है ना, जो उसकी जो लट है जो इसके ऊपर आ रखी है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, खत्म हो जाएगी। तो ये क्या था दोस्तों अपना मिलीबग। नेक्स्ट आता है दोस्तों अपना आम का फुद का। आम का मुख्य कीट, आम का मुख्य कीट जो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है वो कौन सा होता है दोस्तों, आम का फुद का। इसे अपन लोग मैंगो होपर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मैंगो होपर। यहाँ पे वैसे तो लिखा गया है मैंगो होपर। ठीक है। यह दोस्तों सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला भूरे रंग का बहुत ही छोटा कीट। ठीक है। इसकी दोस्तों वयस्क यानी कि अडल्ट व निम्फ अवस्था होती है वो नुकसान पहुंचाती है। तो आपको पूछे आम का सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला कीट कौन सा होता है, तो कौन सा होता है दोस्तों, आम का खुद का। और इसकी कौन सी अवस्था नुकसान पहुंचाती है, वयस्क यानी कि अडल्ट, और इसकी जो निम्फ अवस्था होती है वो। अब देखो ऐसा भी पूछा जा सकता है, आम के जो फुदका होता है, जो मैंगो होपर होता है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो आप क्या याद रखोगे दोस्तों, एमरिटोडस एटकिंसोनी। क्या दोस्तों, एमरिटोडस एटकिंसोनी क्या होता है दोस्तों, इसका अपन लोग बोल सकते हैं वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है। इसकी कौन सी अवस्था है जो नुकसान पहुंचाती है, वो क्या होती है दोस्तों, वयस्क यानी कि अडल्ट और निम्फ। आम के फूल, छोटे फल तथा नई वृद्धि का रस चूसते हैं।
कहीं ना कहीं यह सकिंग इंसेक्ट ही है। यानी क्या करता है, इसके फल हैं, छोटे फल हैं, पत्ती है, उनका क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये रस्सी तो चूस रहे हैं। ठीक है, ये चीज अपन लोग याद रख लेंगे। और अपन लोगों ने इतनी बार देखा था, इससे पहले भी एक इंसेक्ट था, वो भी क्या कर रहा था दोस्तों, रस्सी चूस रहा था। उसके लिए अपन लोगों ने किसका उपयोग किया, अपन लोगों ने केमिकल जिसका नाम क्या था, इमिडाक्लोप्रिड, उसका उपयोग किया था। वही वही रसायन अपन लोग यहाँ पर काम लेंगे। और इसकी दोस्तों इस बार 17.5 SL दवा 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में घोल बना करके अपन लोग काम में लेंगे। तो इससे क्या कर सकते हैं अपन लोग दोस्तों, इसका प्रबंधन है कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक अपन लोगों ने देख लिया। अब अपना दोस्तों अगला इंसेक्ट आता है, वो आता है क्या दोस्तों, बार्क ईटिंग कैटरपिलर, यानी कि छाल भक्षक कीट। इसे क्या बोल, छाल को बोलते हैं दोस्तों अपन लोग क्या, बार्क क्या बोलते हैं, बार्क ईटिंग यानी भक्षक यानी कि ईटिंग, कीट यानी कि इंसेक्ट, बार्क ईटिंग इंसेक्ट। देखिए दोस्तों, बात करते हैं छाल भक्षक कीट की। इसका दोस्तों जो अपना जूलॉजिकल बोल दीजिए या फिर जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, इंडरबेला स्पीसीज। आपको इसका क्या याद रखना है, वैज्ञानिक नाम याद रखना है। वो क्या होता है दोस्तों, इंडरबेला स्पीसीज। अब अपन लोग देखते हैं इसकी कैसे नुकसान पहुंचाता है। अब देखिए दोस्तों, इसे मैंने क्या बोला है, जनरली ये कैटरपिलर होता है। क्या होता है दोस्तों, ये है कैटरपिलर, इल्ली के समान होता है। आप लोगों ने इल्ली देखी होगी। इस कीट की इल्ली तने में छेद कर छाल को खाती है। ठीक है, अभी तने में छेद करके किसको खाएगी दोस्तों, ये कैटरपिलर है, छाल को खाएगा। तथा तने व शाखाओं में सुरंग बनाकर वृक्ष को खोखला बना देते हैं। जैसे कि ये अपना पेड़ है दोस्तों, और ये इसकी क्या है, शाखाएं हैं। ये क्या करेगा दोस्तों, ये जो इसका कैटरपिलर होता है, जो इसकी इल्ली होती है, इसके तने के अंदर प्रवेश कर जाती है, और इसके अंदर जो भी अपनी छाल हो या फिर जो भी इसके अंदर जो अपना मटेरियल होता है उसको खा जाती है। धीरे धीरे अपना जो वृक्ष होता है दोस्तों, वो क्या हो जाता है, खोखला हो जाता है। या फिर ऐसे ही ये शाखाओं के साथ करती है, इससे अपने वृक्ष को क्या बना देती है, ये खोखला बना देते हैं। अब देखिए इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं अपन लोग, रुई को पेट्रोल या फिर केरोसिन या फिर कीटनाशी, अब या तो उसे पेट्रोल में भिगो लो, रुई को यानी कपास बोल देते हैं जिसे अपन लोग, या फिर केरोसिन के अंदर मिट्टी का तेल, या फिर कीटनाशी। कीटनाशी कौन सा दोस्तों, क्यूनुलफोस 25 EC इमल्सन कंसंट्रेशन, रसायन में भिगोकर कीट की सुरंगों के अंदर भर देना चाहिए, तथा ऊपर से चिकनी मिट्टी लगा दे। ये लो भी, उन्हें वहां घुस रहे हैं ना वो गुफा में, वहीं का वहीं मार देंगे उन्हें अपन लोग, बाहर आने ही नहीं देंगे। ये मेरा भाई पौधा था आम का, और यहाँ पर ये क्या था, इंसेक्ट घुस गया था। अब इंसेक्ट घुस गया तो मैंने क्या किया, ये छेद करके यहाँ से घुसा, मैं वो लेके आया, हमारी भाषा से फोआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, फोआ। तो अपन लोग ये क्या लेके आए, फोआ या फिर रुई लेके आए, उसे पेट्रोल में भर लिया या फिर केरोसिन लगा दिया, या फिर अपन लोगों ने क्विनोल्फोस 25 EC लगा दी। लगाने के बाद इनका अपन लोग रास्ता ये रोक देंगे और इनको यहीं पर मार देंगे, यानी कि यहाँ पर अपन लोग ये जो रुई होती है उसे लगा देंगे, तो अंदर ये मर जाएंगे दम घुट घुट करके। ठीक है, इस तरह से अपन लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट आता है अपना इसका प्रमुख रोग बोल दीजिए, फिर इसके रोग के बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो व्याधि या फिर रोग है कौन सा है दोस्तों, चुर्णी फफूंद, यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू। क्या है दोस्तों, इसे बोल सकते हैं इंग्लिश में अपन लोग पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी यानी कि कहीं ना कहीं सफेद रंग का चूर्ण इसके ऊपर पौधों पे, या पौधे की जो पत्तियां होती है, तना होता है, उन टहनियां होती हैं, पुष्पक्रम होता है, उनके ऊपर अपने चूर्ण दिखाई देगा, कहीं ना कहीं ये चीज होगी इसमें। देखिए दोस्तों, इसका जो पैथोजन होता है वो मुख्य रूप से, या फिर इसका रोगजनक होता है वो क्या होता है दोस्तों, एक कवक होता है। क्या होता है, एक कवक। तो आपको पूछे जो आम में चूर्णी फफूंद व्याधि किस रोगजनक की वजह से होती है, आपको ऑप्शन मिले कवक, या फिर अपना जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ। तो आप लोग क्या बताओगे दोस्तों, कवक के द्वारा। तो किसके द्वारा होती है, कवक के द्वारा। कवक कौन सा होता है दोस्तों, तो ओडियम मैंजीफेरी। क्या होता है दोस्तों, ओडियम मैंजीफेरी जो अपना कवक होता है उसकी वजह से आम के अंदर चूर्णी फफूंद या फिर पाउडरी मिल्ड्यू रोग देखने को मिलता है। अब अपन लोग देखते हैं दोस्तों आगे। अब इसके लक्षण क्या है दोस्तों, तो इसके लक्षण क्या होते हैं, इसकी जो दोस्तों टहनियां होती है ना, आम की जो क्या होती है दोस्तों, टहनियां होती है, फिर जो पत्तियां होती है, या फिर इसके जो पुष्पक्रम होते हैं, उनके अपने को व्हाइट कलर का पाउडर यानी कि सफेद चूर्ण दिखाई देगा, व्हाइट पाउडर दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो यह चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है, यह दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। अब इससे आप इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं अपन लोग, आपको पता है दोस्तों, घुलनशील गंधक कितनी दोस्तों, 2.5 ग्राम, या फिर केरातिन की 1
मिली प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 2 बार छिड़काव करेंगे पौधे के ऊपर। तो इन रसायनों का अपन लोग उपयोग करके किन किन का, केराथेन और अपना क्या दोस्तों, गंधक, अपन लोग इस रोग से काफी हद से एक बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों अपना क्या, श्याम वरण। क्या आता है दोस्तों, श्याम वरण। देखिए यह कवक की वजह से होता है, और वो कौन सा होता है दोस्तों, कोलेटोट्राइकम स्पीसीज, यानी कोलेटोट्राइकम प्रजाति की वजह से श्याम वर्ण अपने को सामान्यतः देखने को मिलता है। इसमें इसके लक्षण क्या होते हैं, इसमें पत्तियों पर भूरे व काले फफोले नुमा धब्बे दिखाई देते हैं तथा पत्तियां गिरने लगती है। अब देखो दोस्तों, दो ही रोग पढ़े हैं अपन लोगों ने मुख्य रूप से इसमें। एक तो पढ़ा है क्या, चूर्णी फफूंद। चूर्णी यानी कि चूर्ण, चूर्ण यानी कि पाउडर। कैसे याद रखें, चूर्णी यानी कि पाउडर। तो इसके अंदर अपने को सफेद पाउडर सा दिखाई दे तो वो कौन सा होता है अपना, वो होता है दोस्तों अपना पाउडरी मिल्ड्यू या फिर चूर्णी फफूंद। अब श्याम वर्ण कैसे याद रखेंगे, भगवान श्याम, भगवान कृष्ण। कृष्ण का रंग कैसा था दोस्तों, काला रंग था। कैसा था, काला रंग था। तो देखो क्या आएगा, अब पत्तियों पर भूरे व काले फफोले नुमा धब्बे दिखाई देंगे। अगर काले, यहां से क्या रखोगे दोस्तों, काले यानी कि काले फफोले नुमा धब्बे दिखाई देते हैं तो कौन सा रोग है अपना, अपना श्याम वर्ण। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, पत्तियां गिरने लगे जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका प्रबंधन। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम या मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ठीक है, अपन लोग क्या करेंगे, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो रसायन होता है उसकी 3 ग्राम मात्रा या फिर मैंकोजेब की 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देंगे। या फिर जो अपनी रोगग्रस्त टहनियां होती है या फिर जो पत्तियां होती है उनको अपन लोग काट करके नष्ट कर देंगे। इस हिसाब से अपन लोग यहाँ पर बचाव कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आता है अपना क्या, इसके प्रमुख है कायिकी विकार, यानी कि इसके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो देखते हैं अपन लोग इसके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन कौन से हैं। सबसे पहला है दोस्तों पुष्प विकृति। इसे अपन लोग हिंदी इंग्लिश में बोलना चाहिए, इसे क्या बोलेंगे, मैंगो माल फॉर्मेशन, या फिर इसे अपन लोग गुच्छा मुच्छा रोग भी कहते हैं, यानी कि अपना पौधे के अंदर गुच्छा मुच्छा तरीके की कुछ आकृतियां बन जाती है। देखते हैं क्या कारण है, क्यों होता है ये। इस रोग से प्रभावित पत्तियां पुष्पक्रम गुच्छों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जो पत्तियां होती हैं दोस्तों वो गुच्छे के रूप में हो जाती है। फूल होते हैं वो इकट्ठी होकर एक गुच्छे का रूप ले लेते हैं। ठीक है, वह पौधे की बढ़वार रुक जाती है तथा उपज में विपरीत प्रभाव पड़ता है। अभी तक इस रोग को स्पष्ट कारणों का पता नहीं चला भी किसकी वजह से होता है। इसके लिए एक कवक होता है उसको जिम्मेदार मानते हैं। माइट, एक माइट कीट होता है। हार्मोन्स का असंतुलन, वातावरणीय कारकों से होने वाला विकार मानते हैं। परंतु इसके प्रभाव को कम करने के लिए रोगी भाग को नष्ट कर देने के साथ साथ 200 ppm अल्फा नेफ्थलिन एसिटिक अम्ल का छिड़काव सितंबर या अक्टूबर माह में करने चाहिए तथा शीघ्र आने वाले अगेती पुष्पक्रम को हटा देना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंगो मेल फॉर्मेशन या फिर जो गुच्छा मुच्छा रोग या फिर पुष्प विकृति जो रोग होता है, अभी तक दोस्तों इसका जो प्रमुख कारण है वो पता नहीं लगा है। यानी अपन लोग स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकते ये किसी रोगजनक की वजह से हो रहा है या कोई ना कोई अन्य कारण, जैसे कोई कीट हो, हार्मोन्स का असंतुलन हो, या फिर अपन लोग देखें कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन हो, या फिर कोई वातावरणीय स्थिति, जैसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, वातावरणीय स्थिति हो, इसकी वजह से हो रहा है। स्पष्ट रूप से अभी तक पता नहीं चला है। ठीक है, अब अपन लोग दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, जो पत्तियां होती है ना पौधे की, वो एक गुच्छे के रूप में यानी कि इकट्ठी हो जाती है, ऐसे गुच्छा सा दिखाई देता है अपने को, पत्तियां गिरने भी लग जाती है दोस्तों। इसके अलावा क्या होता है दोस्तों, तो पुष्प होते हैं ना वो भी क्या आते हैं, गुच्छे के अंदर आते हैं, और पौधे की वृद्धि तो होगी नहीं। इसे बोलते हैं मैंगो माल फॉर्मेशन या फिर गुच्छा मुच्छा रोग। इसके बचाव, इस ये रोग नहीं हो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो ऐसे पुष्प कलिकाएं जो क्या आ गई, समय से पहले आ गई, उनको हटा दो। उनको क्या कर देंगे दोस्तों, अपन लोग हटा देंगे। साथ में अपन लोग क्या कर सकते हैं, 200 ppm, ठीक है, और किसकी मात्रा, अल्फा नेफ्थलिक एसिटिक एसिड की मात्रा अपने को सितंबर से अक्टूबर माह के अंदर क्या करनी है दोस्तों, उपयोग में लेनी है। तो ये क्या था दोस्तों अपना मैंगो माल फॉर्मेशन या फिर गुच्छा मुच्छा रोग। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अपन लोग ब्लैक टिप, इसे बोलते हैं अपन लोग काला धब्बा। कभी कभार दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो आम होता है उसके ऊपर काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, उसे अपन लोग बोलते हैं दोस्तों काला धब्बा कायिकी विकार। अब देखते हैं काला धब्बा जो कायिकी विकार होता है दोस्तों, इसके अंदर देखते हैं अपन लोग, यह व्याधि आम के उन बगीचों में पाई जाती है जो ईंट के भट्टों के 600 मीटर यानी कि लगभग आप लोग याद रखिएगा दोस्तों 1 किलोमीटर की दूरी, या फिर ठीक है यहाँ पर आपके मेंशन किया गया है, ठीक है, लगभग 600 मीटर के क्षेत्र में हो, क्योंकि भट्टों से निकलने वाली विषाक्त गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, एसिटाइलिन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि इस विकार के कारक हैं। इससे बचाव के लिए आम के बाग
ईंट के भट्टों से दूर लगाए जाते हैं। भट्टों की चिमनियां ऊंची होनी चाहिए। साथ ही कास्टिक सोडा यानी कि 0.8%, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 0.5%, बोरेक्स 1% का छिड़काव करें। देखो भी मैं आपको आसानी से इसे आराम से समझा देता हूँ। इसके प्रमुख लक्षण क्या थे दोस्तों? जब अपना काला धब्बा रोग होता है ना, उसके अंदर जो आम होता है उसके ऊपर अपने को काले काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। तो वो कौन से काय की विकार से ग्रस्त होता है? तो वो होता है दोस्तों अपना ब्लैक टिप। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ इसके अंदर। आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आप कभी भी आम का बाग लगाओ तो आप लगभग 600 से 1 किलोमीटर की दूरी पे क्या लगाओ, उसे अपने चिमनी या फिर जो चिमनी भट्टा होता है उससे दूरी पे लगाओ। ये बात अपन लोगों ने उधान लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, यानी कि अपना जो चैप्टर चल रहा था पीछे वाला उसके अंदर पड़ी थी, ये बात मैंने वहां पर भी समझाई थी। अब क्या होगा दोस्तों, अगर अपन लोग सामान्यतः अगर चिमनी भट्टे के पास में लगा लेते हैं तो होगा क्या दोस्तों? आपको पता है जो चिमनियां हैं वो अगर वो जलेंगी तो वहां से धुआं निकलेगा, और धुआं के अंदर दोस्तों आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एसिटाइलिन, ये जो गैसें होती है और ये क्या होती है दोस्तों? विषाक्त होती है, यानी कहीं ना कहीं अपना जहरीला या फिर अपन लोग बोल सकते हैं नेगेटिव इफेक्ट दर्शाती है अपने फलों के ऊपर। इस वजह से क्या हो जाते हैं दोस्तों, अपने काला धब्बा या फिर ब्लैक टिप अपने डिसऑर्डर देखने को मिलता है। अब अपन लोग इससे कैसे बच सकते हैं? देखो भी रसायनों का उपयोग तो अपन लोग बाद में करेंगे, पहले एक चीज देख लेते हैं ना, अपन लोग बाग को दूर लगा लेते हैं। या फिर अपन लोग अब क्या करेंगे, अगर ये समस्या आ रही है तो अपन लोग क्या करेंगे दोस्तों? कास्टिक सोडे का उपयोग कर लेंगे, वो भी कितनी मात्रा? 0.8% मात्रा। अगर अपन लोग बात करें जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसकी कितनी मात्रा? 0.5% मात्रा। और बोरेक्स की दोस्तों अपनी 1% मात्रा अपन लोग उपयोग कर सकते हैं। तो आप इन सब के सब रसायनों को याद रखोगे। आपसे पूछा जा सकता है चिमनी भट्टों के समीप आम का उद्यान लगाने से उसमें किस कायकी विकार का खतरा अधिक रहता है? तो दोस्तों कौन सा है? अपना ब्लैक टिप। नेक्स्ट अपना कायकी विकार आता है दोस्तों स्पंजी उत्तक। कौन सा आता है? स्पंजी उत्तक। देखिए ये जो अपनी किस्म होती है अल्फांसो, अपन लोगों ने अल्फांसो में पढ़ा था सर्वाधिक निर्यात के लिए उपयुक्त किस्म दोस्तों। किसके लिए? सर्वाधिक निर्यात हेतु यानी कि एक्सपोर्ट है तो बाहर बेचने हेतु या फिर बाहर मार्केटिंग करने के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त होती है? तो होती है अल्फांसो। अब भाई सबसे बढ़िया पीसा भी अपन लोग वैसे भी अपन मारवाड़ी आ गए, सबसे अच्छे पैसे भी तो अपन लोग इससे कमा रहे हैं। तो इसके अंदर एक समस्या होती है दोस्तों, आम की मुख्य समस्या इसके अंदर आती है, वो कौन सी होती है? स्पंजी उत्तक। ठीक है, स्पंजी उत्तक होता क्यों है दोस्तों? इसका कारण देखिए, जो उष्ण क्षेत्र होते हैं, उष्ण क्षेत्र मैंने आपको बताया थे, ऐसा क्षेत्र मैंने क्लाइमेट तभी पढ़ाई थी आपको उसके अंदर जहां पर तापमान क्या हो दोस्तों? ज्यादा हो और ह्यूमिडिटी भी क्या है दोस्तों? ज्यादा है, उसे अपन लोगों ने क्या बोला? उष्ण क्षेत्र। कारण देखिए उष्ण क्षेत्रों में भूमि के ताप संवहन से यानी कि सोइल हीट से फलों की जो मध्य फल भीति होती है उसके अंदर जो अपना एमाइलेज एंजाइम होता है दोस्तों वो इनएक्टिव हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? मिट्टी का तापमान बढ़ने की वजह से, सोइल हीट की वजह से जो अपने फल होता है उसकी जो फल भीतियां होती हैं उनके अंदर एक एंजाइम होता है दोस्तों, उसका नाम होता है क्या? एमाइलेज। वो इनएक्टिव हो जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों? उत्तकों में हवा भर जाती है जिससे फल गला गला सा लगता है। अपन लोग बहुत बार देखते हैं आम के फल को हाथ में लेकर के वैसे पिचका पिचका पानी का सा अपने को लगता है ना, जैसे ही गला हुआ सा हो। तो वो क्या होता है दोस्तों? स्पंजी उत्तक की वजह से होता है। सामान्यतः यह उष्ण जलवायु वाले फल वृक्षों उष्ण जलवायु के अंदर देखने को अपने को यह समस्या मिलती है। अब ये मुख्य रूप से जलवायु भी तो इसकी उष्ण ही है ना, तो अपने को ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए अपन लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों? इसके लिए अपन लोग एक काम कर सकते हैं, जिन क्षेत्रों में अपन लोग आम का बाग लगाएंगे ना वहां पर पलवार या फिर मल्चिंग का उपयोग करेंगे। अब मल्चिंग से क्या होगा दोस्तों? ये रोग मुख्य रूप से किसकी वजह से हो रहा है? सोइल हीट यानी कि मृदा के ताप की वजह से हो रहा है। जैसे कि ये पौधा था और ये कौन सी जलवायु में लगाया हुआ है अपना? ये अपनी ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण जलवायु के अंदर मैंने लगा रखा है। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर स्पंजी उत्तक की बीमारी नहीं, स्पंजी उत्तक का कायकी विकार नहीं हो, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों? यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ, मैं मल्च लगा दूँ, यानी कि जो भी अवशेष वगैरह बचे हैं अपने यहाँ पर वो मैंने इस मिट्टी के ऊपर रख दिए। तो यहाँ से जो टेम्परेचर है, जो सूर्य की किरणें वो यहाँ पर पड़ेगी, जैसे कि अपनी सोइल पे पड़ेगी, तो उससे पहले इन अवशिष्ट पदार्थों पर आ जाएगी या फिर अपन लोग बोल सकते हैं अवशेषों पर आ जाएगी। कहीं ना कहीं मिट्टी का तापमान है दोस्तों वो क्या रहेगा? कम रहेगा। कहीं ना कहीं मिट्टी का तापमान क्या रहेगा दोस्तों? कम रहेगा। तो अपन लोग एक यह प्रबंधन भी अपना सकते हैं। इसके साथ साथ में दोस्तों अपन लोग एक काम कर सकते हैं, 75% परिपक्वता पर तुड़ाई के साथ कैल्शियम क्लोराइड 0.8% का छिड़काव कारगर रहेगा। अपन लोग अपना जो आम होता है उसे पूरा पकने ही नहीं देंगे। पकने नहीं देंगे यानी कि वो पूर्ण परिपक्व नहीं हुआ, यानी कि हल्कापन उसमें कच्चापन है,
तो अपन लोग वैसे आम को ही क्या कर लेंगे, हार्वेस्ट कर लेंगे। ठीक है, और क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपन लोग कैल्शियम क्लोराइड की 0.8% मात्रा का छिड़काव कर सकते हैं। तो ये अपन लोगों ने क्या देख लिया दोस्तों, अपना स्पंजी उत्तक कायिकी विकार। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आता है आम में एकांतर फलन की समस्या होती है। एकांतर फलन यानी एक टाइम फलन। एकांतर फलन किसे बोलते हैं, देखिए आम के अंदर ऐसी समस्या देखने को मिलता है कि एक साल तो फलन आता है, एक साल फ्रूटिंग होती है, फिर एक साल फलन नहीं होता। जैसे कि मैंने इस साल मेरे आम के बाग के अंदर फलन आना था, इस साल तो फलन आ गया, अगले साल नहीं आएगा। जिस साल फल आ जाता है आम के ऊपर उसे तो बोल देते हैं कि ऑन ईयर, यानी कि इस बार तो फलन अपना चालू है। जिस साल फलन नहीं आया उसे बोलते हैं दोस्तों अपन लोग क्या, ऑफ ईयर। क्या बोलते हैं, ऑफ ईयर, यानी कि इस बार फलन ऑफ है। तो देखिए अल्टरनेट बियरिंग, एकांतर फलन। प्राय आम की फसल में ऐसा देखा गया है कि पूर्ण विकसित आम के वर्ष एक वर्ष अच्छी उपज देते हैं, ठीक है, दूसरे वर्ष उपज बहुत कम या नहीं होती। आम के वृक्षों में इस प्रकार की प्रवृत्ति को एकांतर फलन कहते हैं। ठीक है, यानी इससे अपन लोग अल्टरनेट या फिर बाइनियल बियरिंग भी अपन लोग कहते हैं। यानी कि एक साल तो इनमें क्या आता है, फलन आता है, एक साल बहुत कम या फिर आता ही नहीं है। जिस वर्ष अच्छी उपज होती है उसे तो ओन ईयर कहते हैं, तथा जिस वर्ष उपज बहुत कम होती है या नहीं होती उस वर्ष को अपन लोग ऑफ ईयर कहते हैं। दशहरी, लंगड़ा, अल्फांसो आदि प्रतिवर्ष फल नहीं देती। ये देखिए दोस्तों, ये जो किस्में होती है अपनी मुख्य रूप से कौन सी, दशहरी, लंगड़ा और अल्फांसो आदि प्रतिवर्ष फल नहीं देती। यानी कि आपको पूछे ऐसी कौन सी किस्में हैं जो एकांतर फलन कायिकी विकार से ग्रसित है, तो कौन सी है दोस्तों, तो वो है अपनी कौन सी, दशहरी, लंगड़ा और अल्फांसो। कुछ व्यावसायिक किस्मों का आनुवंशिक गुण है, यद्यपि नीलम, बेंगलोरा आदि प्रतिवर्ष फल देती है। अब देखिए ऐसी कौन सी समस्याएं हैं, कौन सी किस्में हैं जिनके अंदर एकांतर फलन की समस्या नहीं है, तो मुख्य रूप से बेंगलोरा और नीलम। लेकिन दोस्तों इनकी जो गुणवत्ता है वो अच्छी नहीं है। बस आपको यही याद रखना है, एकांतर फलन जो कायिकी विकार है किसे कहते हैं, आम में एक वर्ष तो अच्छा उत्पादन होता है और एक वर्ष क्या होता है दोस्तों, बहुत कम उत्पादन होता है। जिस साल उत्पादन होगा अच्छा फ्रूटिंग आएगी उसे ऑन ईयर बोला, जिससे नहीं आई उससे क्या बोला दोस्तों, जिस साल नहीं आई उसे बोला ऑफ ईयर बोला अपन लोगों ने। मुख्य रूप से एकांतर फलन की समस्या किसमें होती है, दशहरी, लंगड़ा और अल्फांसो किसमें होती है, इनके अंदर होती है। लेकिन कुछ किसमें होती है जिनके अंदर यह समस्या नहीं है, जैसे कि नीलम, बेंगलोरा, लेकिन इनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। पर क्या नहीं है दोस्तों, गुणवत्ता अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपन लोग देख सकते हैं ये चीज। आगे देखिए दोस्तों, इसके नियंत्रण के उपाय। उचित समय पर खाद, उर्वरक, वृद्धि नियामकों यानी कि पादप हार्मोन का प्रयोग तथा सिंचाई, निराई, गुड़ाई तथा कीट व व्याधियों पर नियंत्रण से अनियमित फलन की समस्या को कम किया जा सकता है। देखो भी सारी चीजें अपने को टाइम पे देनी है, खाद हो, उर्वरक हो, पादप हार्मोन डालना है कोई, यानी कि वृद्धि नियंत्रकों को डालना है, अपने को पानी देना है, निराई गुड़ाई करनी है, कीट लग गया, रोग लग गया, इन सब की सब चीजों को अपने को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा काम क्या कर सकते हैं अपन लोग, दूसरा काम अपन लोग ये कर सकते हैं, अपन लोग ऐसी किस्मों को ही नहीं लगाए ना जिनमें एकांतर फलन की समस्या है। जैसे कि देखिए नियमित फल देने वाली किस्में, नियमित फल देने वाली किस्में कौन सी होगी, ऐसी किस्में जो क्या कर रही है दोस्तों, अपना हर साल क्या दे रही है, उत्पादन दे रही है। जैसे कि देखिए आम्रपाली, मलिका, रत्ना आदि किस्मों का रोपण करना चाहिए। ठीक है भाई, कुछ शाखाओं के फूल फल बनने से पूर्व ही तोड़ दिए जाएं, शेष को फल नहीं दिया जाए। अगले वर्ष जिनमें फलन नहीं लिया गया उनमें फलन होगा, उत्पादन में प्रतिवर्ष संतुलन बना रहेगा। देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे अपन लोग, बहुत सारी, आपको पता है एक शाखा पर तो कोई फ्रूटिंग होती नहीं, एक से अधिक शाखाओं पर आएंगे क्या, अपने फल आएंगे। अपन लोग क्या करेंगे, एक साल तो अपन लोग ये करेंगे, अगर एकांतर फलन की समस्या आ रही है जिन शाखाओं पर छोटे छोटे फल आए ना उनको हटा दिया और दूसरी शाखा को रख लिया, यानी कि इसके ऊपर भी फल आ रखे थे, इस शाखा से मैंने फलन ले लिया। ठीक है, अगले साल क्या करेंगे दोस्तों, आपको पता है इस शाखा फिर क्या आएगा, फिर वापस से ऐसी सिचुएशन होगी तो अपन लोग दूसरी शाखा से फलन ले लेंगे। कहीं ना कहीं अपन लोग शाखाओं के अंदर हेर फेर करते रहेंगे, इस समस्या से अपन लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, बच सकते हैं। सितंबर अक्टूबर के माह में पेक्ट्राब्यूट्राजोल, आपको यह रसायन अच्छे से याद रखना है, पेक्ट्राब्यूट्राजोल की 5 से 10 ग्राम प्रति वृक्ष मात्रा मृदा में मिलाने से ऑफ ईयर में भी फल बनने की संभावना रहती है। तो आपको पूछे ऐसा कौन सा रसायन है जो एकांतर फलन की समस्या को दूर करने के काम आता है, तो क्या होता है दोस्तों, पेक्लोब्यूट्राजोल। ठीक है, इसे प्रति गड्ढे कितनी मात्रा, 5 से 10 ग्राम मात्रा प्रति गड्ढे के अंदर प्रति वृक्ष के हिसाब से डालते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों अपना
तुड़ाई व उपज। देखिए तुड़ाई व उपज की बात करते हैं अपन लोग। आम की परिपक्वता 75% होने पर तुड़ाई प्रातः यानी कि सुबह 7 से 11 बजे, ठीक है। अगर दोपहर में अपराह्न अपराह्न में 3 से 7 बजे के मध्य की जाए। फलों को एक जैसा पकाने हेतु 100 से 500 ppm इथेरेल गुनगुने पानी के घोल में 5 मिनट तक उपचारित कर छाया में सुखाया जाए। देखिए अभी अपन लोग क्या करेंगे, जो आम के फल है ना वो 75% पक के, यानी कि पूर्ण नहीं पके हैं, लगभग 75% पक रखे हैं, तो अपन लोग उनको हार्वेस्ट करेंगे, उनकी तुड़ाई करेंगे। और करेंगे कब, अगर सुबह करनी है तो 7 से 11 बजे, अपराह्न में करनी है तो आपको 3 से 7 बजे के मध्य आप लोग उनकी तुड़ाई कर लोगे, ठीक है। अब आम क्या होता है दोस्तों, अपना क्लाइमेट्रिक फल होता है, इसे तोड़ने के बाद अपन लोग क्या कर सकते हैं, पका सकते हैं। सामान्यतः फलों को पकाने के लिए हार्मोन कौन सा काम में लेते हैं अपन लोग, इथाइलिन, और इथाइलिन की एक फॉर्म होती है, एक प्रकार होता है इथेरेल, ठीक है। अपन लोग 100 से 500 ppm इथेरेल या फिर इथाइलिन का क्या करेंगे, गुनगुने पानी के अंदर अपन लोग घोल बनाएंगे, उसके अंदर अपने जो आम है उसको डुबो के रखेंगे, ठीक है। तो जो अपना शेष पकाव था इसका वो पूर्ण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब अपन लोग देखते हैं आगे। आम के एक वयस्क पौधे से 80 से 100 किलो फल प्राप्त होते हैं, ठीक है। एक पौधे से लगभग कितने हैं, एक क्विंटल अपन लोग बोल सकते हैं 80 से 100 किलो फल प्राप्त होते हैं। वैसे पैदावार पेड़ की उम्र, किस्म, बगीचे की देखभाल पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय स्तर पर इसे प्रति हेक्टेयर उपज, यानी कि 1 हेक्टेयर के अंदर अगर अपन लोग देखें लगभग आम के 100 वृक्ष लगते हैं दोस्तों, तो 8 से 9 टन तक 1 हेक्टेयर में प्रोडक्शन अपने को मिले जाता है, और एक पौधे से 80 से 100 किलो। इसके फलों को 15 से 16 सॉरी 5 से 16 डिग्री सेल्सियस तापक्रम व 85 से 90% अपेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर 2 से 3 सप्ताह के लिए भंडारित कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो अपनी यहाँ पर क्लास होती है दोस्तों खत्म। तब पर लोगों ने दोस्तों ये क्या देख लिया, अपना आम देख लिया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी। अपन लोग मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।